गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। किसका भाई? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि कल वाले लेक्चर में हमने बताया था दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। अंतिम में उसमें हमने देखा था कि एमपीएस के बारे में देखा था और एक तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में देखा था। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में भी देखा था। और जो कुछ कॉन्सेप्ट जो था वो हमने देखा था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या था भाई? दो तरीके से प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, एक तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो दो चीज देखने को मिलता है सेविंग वाले प्रोपेंसिटी में। अब प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई? प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब ये जो है वो लेवल ऑफ सेविंग बताता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। मतलब इनकम के लेवल में कितना जो सेविंग है वो किसी भी इंसान के द्वारा कोई भी इकोनॉमी में किया जा रहा है, उसी लेवल को बताने का काम कौन करता है? एक तरीके से प्रोपेंसिटी टू सेव। उसमें सबसे पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। व्हाट डू मीन बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? डायरेक्टली याद रखना है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू, यहां एस है तो ऊपर एस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? वाई। ठीक है, जब मार्जिनल की बात होगी तभी हम लोग डेल्टा एक्स, डेल्टा एस और डेल्टा वाई लिखेंगे। तो यहां पर व्हाट डू मीन बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? द रेशियो बिटवीन द टोटल सेविंग एंड द टोटल इनकम इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इज टर्म्ड एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। कि आपका इनकम कितना है और इनकम के हिसाब से आप कितना सेविंग को कर रहे हो, उन दोनों के रेशियो को ही एक तरीके से हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे कि यहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जनरल से फॉर्मूला याद रखिएगा। इसी में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता था, उसको क्या लिखते थे भाई? सी बाई वाई, है कि नहीं? तो ये, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट नोट करके लिखना है। नोट करके क्या लिखना है भाई? एपीसी प्लस एपीएस कितना होता है भाई? इज इक्वल टू 1। और यहाँ 1 माइनस एपीएस इज इक्वल टू एपीसी, पहली बात। और 1 माइनस एपीसी इज इक्वल टू एपीएस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर क्या हुआ? जब ये जो एपीएस है अगर निकालना है हमें एपीएस, तो ये एपीसी जाके माइनस हो जाएगा। और जब मेरे को एपीसी निकालना है तो एपीएस माइनस होगा 1। समझ में आया भाई यहां तक? चलिए आगे अगर देखो, नेक्स्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? कि भाई सेविंग कितना बढ़ा है इनकम के बढ़ने की वजह से। मान लो इनकम जो है हमारा पहले 50,000 रुपया था, ठीक है, अब हमारा इनकम जो 1 हो गया वो मान लो कि 60,000 हो गया। मतलब इनकम हमारा कितना बढ़ गया? 10,000 का। मतलब चेंज इन इनकम डेल्टा वाई कितना हो गया मेरा? 10,000 हो गया। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब 50,000 रुपए इनकम था तो हम 10,000 रुपए सेव कर रहे थे। अब एक तरीके से जब 60,000 रुपए इनकम हुआ तो हम 15,000 रुपए सेव कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा सेविंग कितना बढ़ा? 5। मतलब डेल्टा एस कितना हुआ? 5,000। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, देन वी कैन गेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकलेगा भाई? यहाँ पर डेल्टा सी कितना आ गया हमारा? 5,000। और डेल्टा वाई, वाई यहाँ पर एस होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस कितना है भाई हमारा? 5,000। और डेल्टा वाई हमारा कितना है? 10,000। ठीक है, तो 10,000 कितना हो गया? 5 2 जा 10, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होगा 0.5 आ जाएगा। समझ में आया? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई होता है। क्लियर हो गया? यहां पर ठीक लिखा था चेंज इन सेविंग, वहां पर तो गलत लिखा हुआ था। आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट अगर देखा जाए रिलेशनशिप बिटवीन, मैंने क्या बताया? दो तरीके का रिलेशन याद रखना है। पहला रिलेशन आपको ये याद रखना है कि एपीसी और एपीएस ऑलवेज 1 होता है। ऑलवेज, ये क्या है? ये हमेशा नोट करके यहां लिखना है हमेशा कि ये ऑलवेज 1 के बराबर होता है। एक कब? जब एपीसी और एपीएस हम लोग एक तरीके से निकालेंगे 1 प्लस करके। अगर दूसरा रिलेशनशिप देखा जाए एमपीसी और एमपीएस 1 के बराबर। हमने क्या बताया भाई? एपीसी निकालना है तो 1 माइनस एपीएस कर दो। अगर एपीएस निकालना है तो 1 माइनस एपीसी कर दो। समझ रहे हो ये कैसे हो रहा है? समझ रहे हो? जैसे एपीसी और एपीएस इक्वल टू 1, तो मान लो एपीसी निकालना है, इधर 1 है तो एपीएस उधर जाके माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
सिंपल सी बात है, जो कि आपको समझ के चलना है। सेम उसी तरीके से एमपीसी और एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये ऑलवेज ये दोनों इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ। हमने क्या क्या सीखा भाई अभी तक? अगर जनरली बोला जाए हमने क्या क्या सीखा, तो देखो हमने क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा, कितने फॉर्मूले सीखे फटाफट देखो। एक तो हमने देखा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। फिर हमने देखा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या सीखा भाई? हमने ये देखा कि एपीएस इज इक्वल टू होता है एस बाई वाई। ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले फॉर्मूले हैं, जो कि आपको रटे होने चाहिए, टिप टू द पॉइंट। ठीक है, याद रखना है। एपीसी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? सी बाई वाई। हमने देखा था कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, हमने ये देखा था क्या? कंजम्पशन फंक्शन। और कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी, हम लोग कंजम्पशन फंक्शन डिनोट करते थे, तो सी इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई। अब बी का मतलब यहां पर क्या था भाई? बी का मतलब था यहां पर एमपीसी था। ठीक है, यहां पर हमने देखा था। फिर हमने देखा था सेविंग फंक्शन के बारे में। क्या देखा था भाई? सेविंग फंक्शन बहुत जरूरी है, इससे भी याद रखना। इज इक्वल टू क्या था? एस इज इक्वल टू माइनस एस ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस बी वाई, या फिर हम लोग 1 माइनस बी को मतलब 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है? एमपीएस। तो डायरेक्ट यहां पर एमपीएस भी लिख सकते हो, या फिर 1 माइनस बी के जगह पर हम लोग छोटा एस भी लिख सकते हैं, बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। तो ये बेसिक से फॉर्मूले थे जो कि आपको देखकर चलना चाहिए। इसके अलावा हमने लास्ट में भी क्या देखा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा? 1, और एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा? 1। ये ऑलवेज होता है, याद रखना है। ठीक है, फिर ये मत बोलना कि सुनील सर ने बताया नहीं। ठीक है, हाँ, ये दोनों का मतलब जो होगा वो 1 से ग्रेटर नहीं होगा कोई भी, मतलब 1 से 0 के बीच में ही ये घटते और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे देख लेंगे हम लोग फिर आगे इसको नेक्स्ट में, जब हम लोग वो करेंगे ना, क्या करेंगे बोलो? हाँ, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग एक तरीके से इसको देखेंगे। अब आगे देखो इन्वेस्टमेंट। याद रखना कि इन्वेस्टमेंट हमेशा 2 तरीके का होता है। एक तो भाई इनकम बढ़ रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, एक होता है इनकम बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। 2 चीज होता है भाई। इनकम के लेवल पर अगर देखा जाए, हमने देखा था एक और फॉर्मूला, y इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। y का मतलब हमेशा इकोनॉमिक्स में क्या होगा? इनकम। ठीक है, और c का मतलब कंजम्पशन हो गया भाई, और s का मतलब क्या हो गया? सेविंग हो गया। तो ये देखा था। इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी अगर इकोनॉमी को बढ़ना है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट का बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि उस देश में लोगों का इनकम बढ़ रहा है लेकिन लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, देन द इकोनॉमी इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन। तो उसके लिए लोगों को खर्च करना जरूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर लोग बहुत ज्यादा खर्च करें तो भी एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के बीच में क्या होगा कि एक तरीके से प्राइसेस जो होंगे चीजों को वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। और जब मनी का सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ा भाई मनी का सप्लाई ज्यादा? क्योंकि आपने ज्यादा खर्च करा, और ज्यादा खर्च करना भी एक तरीके से इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब देयर इज एडिशन मेड टू द प्रेजेंट ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर देखा जाए दैट लीड्स टू द इंक्रीज इन द कैपिटल एसेट एट अ इक्विलिब्रियम लेवल। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द, अगर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में, संतुलन में, मतलब बढ़िया से चल रहा है, तब एक तरीके से सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। मतलब वो इकोनॉमी में जितना सेव हो रहा है उतना ही इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब जितना ज्यादा सेविंग होगा उतना ज्यादा उस देश में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी है, एक तो होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दोनों के बारे में समझना, इसके ग्राफ को भी देखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होता है? ऑटोनॉमस, और दूसरा क्या होता है? इंड्यूस्ड। अब व्हाट डू मीन बाय ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? देखो इंड्यूस्ड का मतलब क्या होगा, यहां पर जनरली पहले ऑटोनॉमस देखते हैं फिर इंड्यूस्ड देखेंगे। ठीक है, ऑटोनॉमस का मतलब है एन इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब क्या होगा? अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, या घट रहा है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्या सेम है एट एवरी लेवल ऑफ द इनकम। मतलब क्या? आपका इनकम चाहे बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आई इज इक्वल टू क्या है?
सेम है या फिर कांस्टेंट है एट ऑल द लेवल, देन वी कैन कॉल इट एज अ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, याद रखना ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। देखो ये हमारा क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। चाहे आपका इनकम 10,000 का हुआ, चाहे इनकम आपका 20,000 का हुआ, चाहे इनकम आपका 30,000 का हुआ, या 20,000 हो गया, या 30,000 हो गया, यहाँ हो गया 40,000, ये इनकम का लाइन है भाई। चाहे इनकम आपका कितना, या फिर इनकम का है घट क्यों ना रहा हो या बढ़ क्यों ना रहा हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई स्थिति आती है इकोनॉमी में, देन दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर, समझ में आया? दूसरा देखो भाई, इसमें है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू मीन बाय इंड्यूस्ड, मतलब जब जब इनकम बढ़ रहा है तब तब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, जब जब इनकम घट रहा है तब तब इन्वेस्टमेंट भी घट रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखोगे कि जब इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से बढ़ रहा है, और जब इनकम घटेगा तो इन्वेस्टमेंट भी घट रहा है। तब ऐसी स्थिति में वो इकोनॉमी में बोलेंगे कौन सा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कि इनकम इंक्रीज होने पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर जब इनकम ये हुआ, ठीक है, तो फिर यहाँ पर इनकम बढ़ गया, मान लो 10 से 20 हो गया इनकम, तो यहाँ पर पहले 5 हो रहा था, अब मान लो कि 10,000 इन्वेस्ट हो रहा है, फिर आगे देखो सेम उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है कि नहीं। और जो ये सारे पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है वो अपवर्ड स्लोपिंग। याद रखना, यहाँ पर एक चीज और याद रखना है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, अगर सवाल थोड़ा सा पलट दे कि भाई बताओ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में जो उसका लाइन बनता है वो क्या होता है, क्या वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो लाइन बनेगा या जो स्लोप बनेगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बस ये बात याद रखना है, किसके भाई, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। लाइन और स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज पैरेलल टू द, ये एक्स वाला एक्स के पैरेलल में है। ठीक है, दूसरा अगर इसमें अगर पूछ ले कि इसका स्लोप कैसा होगा, तो इसका स्लोप आपको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का अपवर्ड देखने को मिलेगा। जैसा सप्लाई में देखने को मिलता है ना कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर अपवर्ड स्लोप, जब इनकम बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, और जब इनकम घट रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी घट रहा है, देन द स्लोप इज अपवर्ड। ठीक है, स्लोप कैसा है भाई, अपवर्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला, इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, एट अ हायर लेवल ऑफ इनकम द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज हायर। जो कि आप देख सकते हैं नोट में, द अबव क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इसलिए बात किया जा रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है इन कंपेयर टू द इनकम, और इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देख रहे हो, हम लोगों ने देखा, सिंपल सी बात है, इनकम का रोल जो है सेविंग में बढ़ जाता है, कि इनकम नहीं होगा सेविंग नहीं होगा, इनकम नहीं होगा कंजम्पशन नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो सारे का लिंक जो है वो आपको इनकम है। इसीलिए देखो चैप्टर का नाम भी है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब इनकम जनरेट हो रहा है इसका मतलब वहां एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई, व्हाट डू मीन बाय इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। आगे देखो, नेक्स्ट आगे आते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो नेक्स्ट टॉपिक है। व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब देखो शॉर्ट रन में क्या हुआ, देखो एक हमने अगर अपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो हमने देखा था शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन पढ़ा था। शॉर्ट रन प्रोडक्शन में क्या होता था, लेबर और कैपिटल में कैपिटल कांस्टेंट रहता था, लेबर बढ़ता घटता था, और लॉन्ग रन में लेबर और कैपिटल दोनों बढ़ता घटता है जब बिजनेस को बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ाना होता है। तो यहाँ देखो व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट रन, के शॉर्ट रन में कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे, इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब होता है जितना वो चाह रहा है उतना कैसे वो आउटपुट करे, सिंपल सी बात है। अब ये अकॉर्डिंग टू जीएम कीन्स, उन्होंने बोला अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज शॉर्ट रन। मतलब क्या बोला गया, अगर लेवल ऑफ आउटपुट जो डिटरमाइन हो रहा है, लेवल ऑफ आउटपुट मतलब इकोनॉमी में कितना सामान बनेगा या कितना सर्विस बनेगा, वो ये डिटरमाइन कर रहा है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा। मतलब क्या, डिटरमाइन एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है कि अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मान लो कि एम्प्लॉयमेंट जो है अगर कम है तो आउटपुट कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या बोला कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जेएम केनिस ने क्या बोला कि शॉर्ट रन में कभी भी अगर छोटे समय में अगर इक्विलिब्रियम प्राप्त करना है, इक्विलिब्रियम अटेन करना है, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा लेवल ऑफ आउटपुट को। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा आउटपुट मतलब सामान वगैरह बनेगा, सिंपल सी, और तभी वो इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम अटेन कर पाएगा शॉर्ट रन में। समझ में आया? तो यहाँ पर ये वर्ड जरूर याद रखना
कि लेवल ऑफ आउटपुट इज एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ क्या, एम्प्लॉयमेंट। आगे आते हैं, व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम आउटपुट। हमने देखा आउटपुट के बारे में, देखा हमने इनकम के बारे में। व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है? अब इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा, इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब जितना लोग खरीदना चाह रहे हैं उतने ही लोग जो है बेचना चाह रहे हैं। तो अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएगा, देन वी कैन कॉल इट एज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। समझ में आया? दोनों टर्म समझ में आना चाहिए। और ये भाई ऐसा चीज है कि आप जब तक 2 बार नहीं पढ़ोगे नहीं मतलब याद नहीं होगा। वो आप सोचोगे एक बार में समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब तक आप 1 बार 2 बार पीडीएफ नहीं पढ़ोगे तब तक कोई चांस नहीं है। तो पीडीएफ आपको जरूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन पे पीडीएफ है, वहां पर देख सकते हो, नहीं तो आप लोगों को तो ग्रुप पर मिल ही जाता है, टेंशन ही नहीं है। इट सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है भाई? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, वॉट एवर द प्रोड्यूसर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस। देख रहे हो, मतलब 2 लोग है, एक तो प्रोड्यूसर है, समझो यहाँ पर ये मान लो कि चुटकी क्या है भाई? चुटकी प्रोड्यूसर है, ठीक है, क्या बना रही है? टॉय बना रही है, मान लो खिलौना बना रही है। और एक मान लो कि यहाँ पर मोटका है, ठीक है, क्या नाम है इसका? मोटका जो है वो क्या है? कंज्यूमर है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे कंज्यूमर हैं और इसी तरीके से बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं। अब जितना भी प्रोड्यूसर इंटेंड कर रहा है बेचने के लिए, जितना सामान बनाना चाह रहा है और जितना बेचना चाह रहा है और उतना ही लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि डिमांड करेगा कंज्यूमर, सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर। तो मोटकू और जो छुटकी है उन दोनों में क्या हो गया? सुलह हो गया, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे हम लोग, आउटपुट इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है कि इट सिग्निफाइज दैट व्हाटएवर प्रोड्यूसर इज इंटेंडेड टू प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाह रहा है, जितने भी प्रोड्यूसर है, हमने एक प्रोड्यूसर का नाम लिया, एग्रीगेट जो सप्लाई होता है वो सारे प्रोड्यूसर को मिलाकर बनता है। तो जितना इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट द बायस इंटेंडेड टू बाय, जितना सोच रहा है बायस कि हम खरीदेंगे। गॉट इट? ठीक है, चलिए बकरी वाला गॉट नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब डिटरमाइन कैसे करते हैं? हमने ये तो समझ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम आउटपुट या आउटपुट इक्विलिब्रियम क्या होता है, लेकिन इसको डिटरमाइन करने का 2 तरीका होता है। पहला जो तरीका होता है वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच से, ठीक है, याद रखना है। पहला कौन सा अप्रोच है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच से। चलो इसी को कर लेते हैं पहले। फिर दूसरा जो अप्रोच है वो आपका S इज इक्वल टू आई के अप्रोच से। तो 2 अप्रोच होता है, बस याद रखना। क्या मैंने बोला, फिर से समझा दे रहा हूं भाई, कि अगर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट करना है तो आपको 2 अप्रोच से करना होगा। एक S इज इक्वल टू आई, ठीक है, और दूसरा होगा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। कभी भी आएगा ये 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है वो कितने अप्रोच से होता है? 2 अप्रोच से। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा, ठीक है, और जब S इज इक्वल टू आई होगा, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। अब यहां समझो, यहां पर सबसे पहली बात एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, अगर मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड एट द लेवल वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, है कि नहीं? जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है कि एक देश का कितना इनकम होगा या फिर एम्प्लॉयमेंट होगा, वो कौन डिसाइड करता है? कि कितना डिमांड और सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है तो हम उसके हिसाब से देखते हैं कि भाई इनकम और एम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई, वही डिटरमाइन होता है कौन सा? द लेवल ऑफ इनकम एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब देखो अब डिमांड और सप्लाई होगा ही नहीं तो लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ आउटपुट, किसी का इनकम ही नहीं होगा और कोई एक तरीके से खर्च ही नहीं कर रहा है, तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट तभी होगा ना जब लोग ज्यादा खर्च कर रहा है। लोग ज्यादा खर्च कर रहा है इसका मतलब ज्यादा सामान बनने वाला है, ज्यादा सामान बनेगा मतलब लोगों को ज्यादा काम चाहिए, और ज्यादा काम चाहिए मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के लेवल पर ही इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटरमिनेशन देखने को मिलता है। इसको डायग्राम के हिसाब से देखो, बस ये पॉइंट और ये वाला डायग्राम याद रखना है। बस दोनों चीज हमने बता रखा है भाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों का डायग्राम। सप्लाई का क्या बताया था और डिमांड का क्या बताया था? देखो डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई यहां पर हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई क्यों बोला गया यहां पर? हमेशा
एग्रीगेट सप्लाई जो होता है, एक तो हमारा C प्लस एस होता था, अब मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई, ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई के बराबर, कि जितना ज्यादा जो सप्लाई होगा उतना ज्यादा इनकम बढ़ेगा, जितना ज्यादा सप्लाई होगा उतना ज्यादा इनकम, जितना कम सप्लाई होगा उतना कम इनकम। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनकम वगैरह सारा डिपेंड करता है कि एक देश में अगर बिजनेसमैन नहीं है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो कभी भी उस देश का इनकम नहीं बढ़ सकता है। सिंपल सी बात है कि जब तक कुछ बनेगा नहीं तब हम काम कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है। तो एक तो ये याद रखना है। तो देखो तीन स्थिति है, पहला, और दूसरा क्या है भाई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस आई। इसका लाइन यहां पर हो रहा है, क्योंकि सप्लाई तो आपको जीरो से करना ही करना है, सप्लाई तो करना ही करना है, लेकिन डिमांड हो सकता है कुछ समय तक वो ना करे, लेकिन एक समय के बाद जो होगा डिमांड बढ़ेगा कि नहीं। तो शुरुआती स्थिति में अगर देखा जाए, सेविंग इज, मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इन कंपेयर टू सेविंग, ठीक है। उसके बाद इस समय पर क्या हो रहा है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और इस जगह पर हमारा क्या हो रहा है, इस जगह पर ये बाद में सेविंग ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो जा रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट जो होगा जब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा, या फिर हम लोग इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेविंग के अप्रोच से नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ सेविंग से ज्यादा अच्छा है कि आप क्या लिखो, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रहा है, और जब ये दोनों सप्लाई होता है अपने आप बराबर, तो एस इज इक्वल टू आई अपने आप ही हो जाएगा। कौन, ना ना, ये पैरेलल नहीं, थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है, पैरेलल नहीं, तो याद रखना है, ठीक है, ये पैरेलल कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों पैरेलल इसलिए नहीं है ना, क्योंकि यह कंजम्पशन है, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट रहता तो हो सकता था, लेकिन कंजम्पशन है जिसकी वजह से थोड़ा सा उठा हुआ है, तो यहाँ देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर जनरली आपको ये लिखना है, क्यों, क्योंकि हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच से, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे अगर देखा जाए तो व्हाट डू मीन बाय एस इज इक्वल टू आई अप्रोच, एस इज इक्वल टू आई सेम चीज बनेगा भाई, बस यहाँ पर हम एस इज इक्वल टू आई को डिनोट करेंगे, आई को हम लोग क्या बनाएंगे, ऑटोनोमस, आई को हम लोग क्या बनाएंगे, ऑटोनोमस। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमने क्या बनाया, ऑटोनोमस बनाया, और सेविंग का जब सेविंग वाला हम बता रहे थे जब डायग्राम, तो उसमें हमने बोला था नेगेटिव सेविंग होता है ना, माइनस एस ऑटोनोमस होता है, जीरो से नेगेटिव सेविंग, नेगेटिव सेविंग नहीं होता, जब कंजम्पशन करते जाते हो इनकम कुछ होता नहीं तो नेगेटिव सेविंग नहीं होता, नेगेटिव में, हाँ, तो उसको नेगेटिव डिनोट कर दो आप। सेविंग, अब आपका मान लो कि बचत हो ही नहीं रहा है, आप इनकम से ज्यादा खा रहे हो, इसका मतलब नेगेटिव तो सेविंग कर रहे हो ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जीरो से ये नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन एस, और यहाँ पर एस इज ग्रेटर देन आई, क्लियर हो गया। और यहाँ पर अगर देखने मिलेगा ये इन्वेस्टमेंट है, और इस पॉइंट पर क्या हो रहा है भाई, एस इज इक्वल टू आई हो रहा है, हाँ या ना। ये सेविंग वाला लाइन है, और ये हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट वाला लाइन। इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकल के आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर द प्लान्ड प्लानिंग इज इक्वल टू द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। वहां तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई था, यहाँ क्या है, जब जितना भी प्लान्ड सेविंग था, क्या बोला गया, जितना भी प्लान्ड सेविंग था अगर वो इक्वल टू हो जाता है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, जितना हमने इन्वेस्टमेंट का प्लान करा था, तो वो हमारा क्या निकल के लेके आता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट निकल के आता है, किसके तौर पर, एस इज इक्वल टू आई के अप्रोच के हिसाब से। बस यहाँ पर एक ही दोनों में डिफरेंस है भाई, यहाँ पर इनकम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, लेकिन उसके हिसाब से जिस पॉइंट पर इनकम कौन ये बराबर हुआ किसका, या फिर एस इज इक्वल टू आई बराबर हुआ, इन्वेस्टमेंट आई के बराबर हुआ, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पूरा लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप कभी पीडीएफ तो पढ़ते नहीं होगे तुम लोग, ठीक है, जो कि सबसे अच्छी चीज है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम, तो एक तरीके से आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो हमारा क्या है भाई, एस इज इक्वल टू आई के अप्रोच से इक्विलिब्रियम हुआ है वहां पर, ठीक है। अब देखते हैं क्या इक्विलिब्रियम का शिफ्ट भी हो सकता है क्या, आगे और पीछे भी हो सकता है क्या। हमने तो देखा भाई कि दो तरीके से इक्विलिब्रियम हम प्राप्त कर सकते हैं, एक एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और एक एस इज इक्वल टू आई, और एस इज इक्वल टू आई में नेगेटिव आया, उसमें नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो कि शिफ्ट कैसे हो सकता है इक्विलिब्रियम। पहला पॉइंट देखना, इन एन इकोनॉमी अगर द फ्लो ऑफ इनकम चेंजेस ड्यू टू द इंजेक्शन एंड विड्रॉवल, ठीक है, विड्रॉवल्स इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम,
हमने बताया था जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इंजेक्शन और विड्रॉवल, इकोनॉमी से पैसा निकलना और इकोनॉमी में पैसा आना, दोनों एक तरीके से। जो इकोनॉमी में पैसा आ रहा है वो इंजेक्ट हो रहा है, जो इकोनॉमी से निकल रहा है वो विड्रॉ हो रहा है। तो ये जब होगा, मान लो कि फ्लो ऑफ इनकम की वजह से इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन हो रहा है, इकोनॉमी में पैसा बढ़ रहा है, या फिर एक तरीके से विड्रॉवल हो रहा है, तो विड्रॉवल में क्या हो रहा है, एक तरीके से आपका पैसा कम हो रहा है। तो इंजेक्शन बूस्ट द फ्लो ऑफ इनकम, तो क्या होगा, यहां पर इनकम बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा भाई, क्योंकि इंजेक्शन की वजह से इनकम जो है वो बढ़ा है, मतलब पैसा बढ़ गया। अब पैसा बढ़ेगा तो ज्यादा एक तरीके से इनकम का जनरेशन का स्रोत जो है निकल के आएगा। एंड कॉजेज अ पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिसके वजह से एक पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट निकल के आएगा इकोनॉमी में। जब इनकम लोगों का बढ़ता है तो इकोनॉमी में पॉजिटिव वाइब निकल के आता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। दूसरा अगर देखा जाए कि अगर ऑन द अदर हैंड अगर विड्रॉ किया जाता है पैसा, ठीक है, पैसा निकाला जाता है, विड्रॉ किया जाता है इकोनॉमी से, द फ्लो ऑफ इनकम जो होगा वो क्या कॉज करेगा भाई, द फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस होगा सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव मल्टीप्लायर, नेगेटिव मल्टीप्लायर होगा ना, उतना पैसा मल्टीप्लाई तो हो नहीं पाएगा क्योंकि पैसा को हम इकोनॉमी में छोड़ ही नहीं रहे, हमने वहां से ले लिया। तो वहां इनकम कब बढ़ेगा भाई, या फिर मल्टीप्लाई कब होगा, जब वहां पर इनकम रहेगा, तभी ना। हम पैसा वहां खर्च कर रहे हैं, वो वहां खर्च कर रहा है, वो वहां खर्च कर रहा है, पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जब विड्रॉवल होगा तब एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव। तो यहां पर दो चीज हमें क्या समझ में आया, सबसे पहले याद रखना है कि इकोनॉमी में अगर इंजेक्शन हो रहा है, ठीक है, इंजेक्शन हो रहा है तो हमारा फ्लो ऑफ मनी बढ़ रहा है। सबसे पहला ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है, फ्लो ऑफ मनी बढ़ रहा है, और फ्लो ऑफ मनी बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट काम में आएगा। मतलब क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगा, और जब इनकम इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, ठीक है, पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर, पहला नोट करके पॉइंट ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट यहां पर ये है कि जब लीकेज होगा, ठीक है, लीकेज होगा, लीकेज का मतलब या फिर विड्रॉवल कर लो, ठीक है, विड्रॉवल कर लो, विड्रॉवल विड्रॉवल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, हमारा फ्लो ऑफ मनी कम हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी कम हो रहा है। और जब फ्लो ऑफ मनी कम होगा तो इनकम भी कम होगा, इनकम कम होगा तो नेगेटिव, सिंपल सी बात है, तो लोग खर्चा ही नहीं करेंगे, तो उसका इफेक्ट कभी भी पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, वहां पर पैसा कम हो जाएगा, मतलब नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट। समझ में? लेकिन यहां पर सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो आपके पास सबसे नीचे है, इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अ इंजेक्शन एंड सेविंग इज ट्रीटेड एज अ विड्रॉवल। जब कोई भी इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम पैसा क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी में डाल रहे हैं। हमने मान लो कि 5 लाख का शेयर खरीदा, मतलब इन्वेस्ट करा, तो वो पैसा इकोनॉमी में गया, उसका इस्तेमाल कौन करेगा भाई, कंपनी जो करेगी, करेगी वैसा उसको आरती उतारेगी। तो इसका मतलब पैसा का फ्लो ऑफ मनी वहां पर बढ़ा, देख रहे हो। तो इंजेक्शन का एग्जांपल क्या हो गया भाई, इन्वेस्टमेंट, बस यहां पर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई, हमें कंफ्यूजन होता है उस वक्त। और दूसरा अगर सेविंग बोला जाए, सेविंग क्या होगा, अगर हम पैसा को क्या कर रहे हैं, बैंक में इकट्ठा करके रख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, खर्चा कर ही नहीं रहे, इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, तो वो क्या हो गया हमारा, विड्रॉवल, विड्रॉवल या फिर लीकेज। वो वाला छोड़ो ना, विड्रॉवल यहाँ इकोनॉमी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो पैसा नहीं कि इकोनॉमी से वहां से पैसा निकालना, पैसा निकाल के हमने अपने बैंक में रख लिया, हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। बैंक लोन देता है, आपका पैसा कब तक लोन दे पाएगा, कितना पैसा लोन देगा, आप तो कभी भी उसको निकाल लोगे ना। या उसको आप मान लो कि निकाल के आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, आपने विड्रॉ कर लिया ना, फिक्स डिपॉजिट का पैसा बहुत कम समय इस्तेमाल किया जाता है, वो जब मनी सप्लाई 1 2 3 बताया था ना मैंने, उस समय जब जरूरत पड़ती है तब, लेकिन वैसे जनरल फ्लो में इस्तेमाल नहीं कर सकती है ना वो बैंक, समझ रहे हो। तो चीजें एक तरीके से नेगेटिव फ्लो में जाती ही जाती हैं। अगर देखो यहाँ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, दो तरीके से इक्विलिब्रियम के टाइप्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो भाई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दोनों को याद रखना है कि भाई इक्विलिब्रियम कितने तरीके के, दो तरीके के, कौन कौन से, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा, इन एन इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और जब S इज इक्वल टू I along with a fuller utilization of labor force and the economy is said to be a full employment। मतलब क्या है
किस सिचुएशन में इकोनॉमी को हम लोग बोल सकते हैं कि वह फुलर एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर बोला फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, ऐसी कोई स्थिति है। और अगर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसके साथ साथ जो यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स है, मतलब लेबर फोर्स का इस्तेमाल जो है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है, ठीक है, लेबर फोर्स का यूटिलाइजेशन सही से किया जा रहा है, जितने भी लोग हैं उनको उतना काम मिल रहा है जितने लोग काम करना चाह रहे हैं, तो फुलर यूटिलाइजेशन। अंडर क्या हो गया, बट देखो यहां पर भी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड और एस इज इक्वल टू आई होगा, लेकिन जो लेबर फोर्स है विदाउट द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, यहां पर क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स इज नॉट फुलर, यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स जो है, लेबर फोर्स इज लेस, लेस लिख दो कोई दिक्कत नहीं, या फिर नॉट फुलर, ठीक है, इज नॉट फुलर, मतलब वहां पर लेबर फोर्स को हम पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उतने लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उनको सारे काम मिल पा रहे हैं और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है और एस इज इक्वल टू आई बराबर है, देन वी कैन कॉल इट एज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बस आज का सेवा यहां समाप्त होता है, ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। इसके 2 लेक्चर और होंगे भाई, और बहुत हेक्टिक लेक्चर होगा, मतलब थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको शांत रखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही समझ में तो आ जाएगा शुरुआती में, लेकिन आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाओगे और अपने एग्जाम में एग्जाम कॉपी तक नहीं ले जा पाओगे अगर आप सही तरीके से इसको 2-3 बार रिवाइज नहीं करोगे। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको सही तरीके से पढ़ के चलिए ताकि आपका एग्जाम जो है वो अच्छा जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।